हाय, दिस इज हरीश और आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेस। जिस चैप्टर पे हम लोग चर्चा करेंगे वो है एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी। इसमें हमारा पार्ट 2 रह गया था। पार्ट 2 को अब मैं कवर कर रहा हूँ दो पार्ट्स में। अगेन मतलब पार्ट 2 और पार्ट 3 हो जाएगा। ये दोनों एक ही साथ रिलीज हो रहे हैं, टाइम लैग नहीं है, दोनों मैं एक साथ रिलीज कर रहा हूँ। पार्ट 2 के अंदर मैं जो तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इसलिए मैंने अलग बनाया है। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो अमेंडमेंट आई है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाली, वो कुछ सर्विसेज है, 5 सर्विसेज है, वो मिला के मैं एक साथ डिस्कस करूंगा। और गवर्नमेंट की जो बाकी सर्विसेज है उनमें भी कहीं पे अमेंडमेंट है, लेकिन वो मैं पार्ट 3 में कवर करूंगा। ये 5 बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं पार्ट 2 के अंदर गवर्नमेंट सर्विसेज की 5 डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद में मिसलेनियस में कुछ 2 सर्विसेज है वो देखूंगा, उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है बट मुझे लग रहा था वो इंपॉर्टेंट है, वो हाउसिंग सोसाइटी वाली, वो वहां पे कवर कर लूंगा। और लास्ट में टूर ऑपरेटर सर्विस, ये नई सर्विस इंसर्ट हुई है, यहाँ पे 2 सर्विसेज में डिस्कस करूंगा। ये एक सेट बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने इसको एक अलग ही वीडियो बना दिया पार्ट 2 वाला। इस पे आप पूरा फोकस करना। और पार्ट 3 फिर थोड़ा सा और अपना नीचे लाइटर मोड पे आ जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है बट छोड़ नहीं सकते, उसमें भी कई सारी अमेंडमेंट्स आई हुई है। तो पार्ट 3 मैं ला रहा हूँ पीछे, पहले आ रहा है पार्ट 2। पहले पार्ट 2 को एकदम ध्यान से देखो, एक एक चीज पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, पार्ट 3 भी साथ में ही रिलीज हो गया, आज पूरा एग्जाम्पशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड सेक्टर से। इस सेक्टर के अंदर बहुत सारी सर्विसेज है गवर्नमेंट को जो प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट जो रिसीव करती है। मैं वो सारी सर्विसेज अब डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो 5 इंपॉर्टेंट सर्विसेज है जो मेरे को तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करनी है, आपको पूरा ध्यान देना है क्योंकि ये 5 के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला वाला पॉइंट और सेकंड वाला पॉइंट तुमको एक्सट्रीम लेफ्ट पे दिख रहा है, ये येलो हाईलाइटेड है क्योंकि अमेंडमेंट है, इसमें आपको बहुत अच्छे से देखना है। इसको आप रीड करने वाला एनालिसिस है। ये पॉइंट 3, 4, 5 ये भी गवर्नमेंट वाले सेक्टर की जो 5 में डिस्कस करनी है, ये 5 तलक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको यहां से ना रीड करके मैं आपको पहले चार्ट से बता देता हूं, आप उसके बाद में रीड कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, उसमें ये 3 कैटेगरी की सर्विसेज है। पहली कैटेगरी आपको दिख रही है एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो कॉर्नर है, इसमें 3 सर्विसेज है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज, दूसरा एयरक्राफ्ट और वेसल के रिस्पेक्ट में जो गवर्नमेंट सर्विसेज देता है, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। ये एक कैटेगरी है। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी है रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, और तीसरी कैटेगरी है अदर सर्विसेज। मतलब वो पहला वाला कैटेगरी छोड़ दो, सेकंड वाला कैटेगरी छोड़ दो, इनके अलावा कोई सर्विस अगर गवर्नमेंट देता है तो उसका क्या अपना डिस्कशन होगा। तो ये 3 कैटेगरी अपने दिमाग में तुमने डिस्कस कर ली। अब ये गवर्नमेंट की जो है सर्विस देती है, ये किसको देती है, 1, 2, 3 रेसिपिएंट्स अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके बेसिस पे आपने जहां से भी पढ़ा होगा, अब आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, पूरा आपको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट की ये 5 सर्विसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहला वाला मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। ये वाली 3 सर्विसेज है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो सर्विस है, इसके आगे जो कट किया हुआ है वो कट क्या हुआ है मैं बता देता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ सर्विस है, दूसरा वाला एयरक्राफ्ट और वेसल वाली है, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर। ये तीनों सर्विसेज जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है तो आपको रेसिपेंट वाइज क्वेश्चन में देखना, ये सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने दी, ये तीनों अगर आपको क्वेश्चन में दी गई है और रेसिपेंट गवर्नमेंट ही है, मतलब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को सर्विस दी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी, जीएसटी डिपार्टमेंट को, लोगों के घर पे फिजिकली वो नोटिस सेंड करने के लिए पोस्ट के थ्रू, तो ये वाली सर्विस अगर गवर्नमेंट को दे दिया, कोई भी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट वाले, तो उसमें ये टैक्सेबल होता है। और फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट ही टैक्स पे करती है, ये हमेशा टैक्सेबल होता है। कुछ भी यहाँ पे एग्जेम्पशन वाला पॉइंट नहीं है, 1-2 एग्जेम्पशन है वो नीचे है, लेकिन ये हमेशा टैक्सेबल होता है और फॉरवर्ड चार्ज होता है, यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगता। ये वाली तीनों सर्विसेज अगर गवर्नमेंट ने किसी अदर पर्सन को दी, अदर देन बिजनेस एंटिटी, तो भी ये टैक्सेबल होगा, फॉरवर्ड चार्ज में ही लगेगा। और ये तीनों सर्विसेज अगर गवर्नमेंट बिजनेस एंटिटी को भी देती है तो भी ये फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स होता है, हमेशा टैक्सेबल भी होता है, फॉरवर्ड चार्ज में होता है। अब नीचे अंदर उसके नीचे 2 ऑरेंज कलर के आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, वहां पे मैंने एग्जेम्पशंस की बात की है कि इन तीनों सर्विसेज के लिए क्या एग्जेम्पशंस है। इन तीनों सर्विसेज में पहला जो ग्रीन कलर का बॉक्स है वो एग्जेम्पशन इस बार नई ऐड की है, ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ये वाली सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, और दूसरी वाली मैं आपको बताता हूँ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जेम्पशंस मिलेगी। इसके अलावा जो कुछ भी होता है टैक्सेबल होता है, गवर्नमेंट को दिया टैक्सेबल, अदर देन बिजनेस एंटिटी को दिया तो भी टैक्सेबल, बिजनेस एंटिटी को दिया तो भी टैक्सेबल, और हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। अब बात करते हैं कि अमेंडमेंट क्या आई है। अमेंडमेंट क्या आई है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के आगे जो 4 वर्ड्स कट कर रहे थे, उन्होंने वो सारे वर्ड्स कट कर दिए, अब सिर्फ वहां पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है। इनके कहने का मतलब, ये काटने का मतलब क्या मैं बता देता हूँ। ये काटने का मतलब इन्होंने बोला था, पहले ऐसा होता था कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सिर्फ ये वाली ही टैक्सेबल होगी, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पासपोर्ट पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी वाली, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ये 4 टैक्सेबल होगी, ऐसा पहले बोला जाता था। लेकिन इसको काट देने का मतलब ये हो जाता है कि डिपार्टमेंट की
ऑल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ऑल सर्विसेज विल बी टैक्सेबल, ओनली द 4 सर्विसेज विल बी एग्जाम। मैंने नीचे एरो मार्क करके लिखा हुआ है जो पिंक कलर के हिसाब से कि भाई वो ऊपर जो कट किया, अब उसका मतलब ये हो जाता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सब सर्विसेज टैक्सेबल हो जाती है। सिर्फ ये 4 एग्जेम्पशंस है, ये नई वाली एग्जेम्पशंस है, आपके दिमाग में बस फिट कर लो। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिस्ट में ये 4 ही एग्जेम्पशंस है। सर्विस बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट। यहाँ पे देखना एनवेलप्स की वैल्यू, एनवेलप्स का वेट देखना, अगर एनवेलप्स का वेट लेस देन 10 ग्राम्स है तो वो ऑर्डिनरी पोस्ट की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। अगर एनवेलप्स का वेट 10 ग्राम या उससे ज्यादा का है तो ये सर्विस भी टैक्सेबल हो जाएगी। दूसरा क्या एग्जेम्पशन है, दूसरा आपको एक बार के लिए मैंने वहां पे लिखा है चेक एग्जेम्पशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर मैंने आपको पढ़ा है, उसका एक बार दिमाग में रखो। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अगर रेलवे से कर रहे हैं फर्स्ट क्लास या एसी कोच तो टैक्सेबल है, लेकिन कोई और अदर कोच है तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे से अगर गुड्स कर रहे हो, गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन, वो 6 गुड्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, रैंडम वाले, डिफेंस मटेरियल्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, तो वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की वो गुड्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन रेलवे करके दे रहा है तो वो तो एग्जेम्प्ट है। तो अगर बस में ट्रांसफर कर रहे हो, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, गवर्नमेंट की बस है, तो उसमें तो ट्रांसपोर्ट करना एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगती। तो आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर एक बार देखना पड़ेगा, गुड्स और पैसेंजर दोनों अपने दिमाग में रखना। वो जो भी एग्जेम्पशन होगी सिर्फ वही एग्जेम्पशन यहाँ पे मिलेगी, उसके अलावा स्पेसिफाइड कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और वो एयरक्राफ्ट वेसल और ये वाली सर्विसेज सब टैक्सेबल होती है। 2 एग्जेम्पशन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की नई वाली और ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपको एक बार देखना होगा। ये कैटेगरी 1 मैंने डिस्कस कर लिया। अब कैटेगरी 2 तुमको दिखेगा स्क्रीन पे, दोनों दिख रहे हैं। पहला वाला येलो वाला डिस्कस कर लिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वाला सीरीज। अब ग्रीन वाला जो देखो 2 वाला, उसमें रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब गवर्नमेंट अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस देती है तो इसकी क्या टैक्सेबिलिटी होगी, देखना रेसिपिएंट कौन है। अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस गवर्नमेंट को ही दी, एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट ने अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी, बिजनेस एंटिटी को नहीं, आप बिजनेस एंटिटी नहीं हो, अगर आपको रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने दी है तो एग्जेम्प्ट होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्सेबिलिटी कब आती है, जब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को दी, तब टैक्सेबल होगा, तब टैक्सेबल होगा। लेकिन आपको ब्लू और व्हाइट दोनों दिख रहे होंगे। ब्लू में मैंने लिखा है कि अगर आरसीएम लगता है, मतलब वो जो बिजनेस एंटिटी वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, गवर्नमेंट टैक्स पे करेगी, लेकिन यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं देगी। ठीक है, एग्जेम्पशन का एक पॉइंट मैंने नीचे लिखा हुआ है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बोला कि अगर गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस दी है और वो जो कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं वो अप टू ₹5,000 है, डज नॉट एक्सीड ₹5,000, तो इनकी ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा की रेंटिंग की सर्विस दी है गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को तो उसके इसमें टैक्सेबल होगा। रजिस्टर्ड होगी बिजनेस एंटिटी तो आरसीएम में टैक्स पे कर देगी, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज में गवर्नमेंट टैक्स पे करेगी। इसके लिए कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा अगर 5,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू होती है। ये कैटेगरी 2 की मैंने तुम्हारे साथ डिस्कशन कर ली। अब कैटेगरी 3 तुमको स्क्रीन पे दिखेगा, 1 2 3 सारे दिख रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम राइट पे देखो थर्ड वाला कैटेगरी, अदर वाली सर्विसेज। गवर्नमेंट ने फर्स्ट छोड़ दो, सेकंड छोड़ दो, अदर सर्विस गवर्नमेंट ने दी, गवर्नमेंट को दी एग्जाम, गवर्नमेंट ने अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी तो भी एग्जाम, गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को दी, ये हो जाती है टैक्सेबल। और यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज का बात ही नहीं है, देखो बाजू वाले में है लेकिन थर्ड वाले कॉलम में नहीं है। यहाँ पे बोला बिजनेस एंटिटी को ही आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा, वो रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में टैक्स पे करें, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। आपने रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 24 में देखा होगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अगर आरसीएम की लायबिलिटी आती है, तो ऐसी वाली बिजनेस एंटिटी को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेके आरसीएम में टैक्स पे करना होगा। लेकिन उसी के नीचे मैंने 2 एग्जेम्पशन के केसेस बताए हैं, 2 केसेस हैं जहां पे एग्जेम्प्ट है, इनमें टैक्स नहीं लगता। पहला एग्जाम तो वही है 5,000 वाला, अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को अदर वाली सर्विस दी और वो कंसिडरेशन अप टू ₹5,000 है, डज नॉट एक्सीड ₹5,000, तो एग्जेम्प्ट है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और दूसरा ऑप्शन है, चलो 5,000 से ज्यादा की भी सर्विस दी लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अदर सर्विस बिजनेस एंटिटी को दी 5,000 से ज्यादा की, तो भी एग्जेम्प्ट हो सकता है अगर वो बिजनेस एंटिटी, वो छोटी बिजनेस एंटिटी है, उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से कम था, तो ऐसी बिजनेस एंटिटी करंट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट से अदर वाली सर्विस लेगी तो एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन एक बात समझो, 5,000 से ऊपर भी चला गया और बिजनेस एंटिटी यहाँ वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट में नहीं है, मतलब उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की लिमिट से ज्यादा था, ऐसे केस में इस बिजनेस एंटिटी के ऊपर अगर टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है तो आरसीएम ही लगेगा, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज लग ही नहीं सकता अदर वाले केस में। अब वो 5,000 वाली है, इस पर मैंने नोट डाल के नीचे बोला हुआ है
कि अगर कंटिन्यूस सप्लाई का ट्रांजैक्शन है तो आपको 5000 देखना होगा पर फाइनेंशियल ईयर। गवर्नमेंट जो सर्विस देती है रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी अदर वाली, वो अगर कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस है उसमें अगर कंसिडरेशन पर फाइनेंशियल ईयर देखना, अगर अप टू 5000 इन फाइनेंशियल ईयर होगा तो एग्जेम्प्ट है, और अगर 5000 से ज्यादा होगा इन फाइनेंशियल ईयर तो टैक्सेबल होगा। ये पूरी डिस्कशन मेरे को जो करनी थी, 5 वाले जो पॉइंट्स थे गवर्नमेंट सेक्टर की ये हो गए। ये और ही डायग्राम, मतलब ये वही डायग्राम है, ठीक है, बस वो बाजू में वो पूरा शेडिंग है। मेरे को जो चीज उनको दिखानी है वो ये है, जाते जाते इस पॉइंट को देख के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विसेज की टैक्सेबिलिटी की अगर बात करी जाए तो जो भी 4 इस बार नई इन्होंने एग्जेम्पशन बताई है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पोस्ट कार्ड वाली सर्विस दी, इंग्लैंड लेटर, बुक पोस्ट की सर्विस दी, या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट की सर्विस दी। ऑर्डिनरी पोस्ट के केस में आपको देखना है कि जो वेट है वो एनवेलप्स का वेट अगर लेस देन 10 ग्राम्स होगा तो ऑर्डिनरी पोस्ट की सर्विस एग्जेम्प्ट होगी, वरना अगर 10 से ज्यादा का होगा, 10 या उससे ज्यादा का होगा वेट, 10 ग्राम से ज्यादा का, तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये 4 ही एग्जेम्प्ट है, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विसेज अब टैक्सेबल हो गई है, ठीक है। ये पूरी डिस्कशन गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में थी। ये वाला पार्ट अपनी कॉपी में लिख के रखो, और ये मैंने तुमको बता दिया, ये सारे सेक्टर डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे आ जाओ, ये तुम्हारे साथ जो है, अब इसको पॉइंट नंबर 1, 2 आप मेरे जो नोट्स है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे, 1, 2 रीड कर लो। ये इम्पैक्ट है, वो अमेंडमेंट क्या हुआ उसके इम्पैक्ट क्या होता है, और 3, 4, 5 ये अब जब रीड करोगे कलर कोड वगैरह के हिसाब से तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट मैं तुम्हारे साथ और एक टॉपिक डिस्कस करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट अभी मिसलेनियस सर्विसेज में मेरे को आपके साथ पॉइंट नंबर 1 और 2 में जो सर्विसेज है वो डिस्कस करनी है। इसके अंदर यूजुअली वो सोसाइटी वाला क्वेश्चन आता है, हाउसिंग सोसाइटी जिसमें 7,500 तक का अगर मंथली मेंटेनेंस चार्जेस है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा। ये पॉइंट नंबर 1 के अंदर है, ये दोनों डिस्कस कर लेते हैं। बाकी मिसलेनियस की जितनी भी है वो मैं अदर वाले पार्ट 3 वाले इसमें कवर कर लूंगा। 1 के अंदर मैं क्या बता रहा हूं, अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या फिर कोई नॉन प्रॉफिट एंटिटी जब अपने ही मेंबर्स को सर्विस देती है तो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहता है। लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस, 3 अलग अलग कैपेसिटीज के हिसाब से इन्होंने ड्राफ्टिंग की है। ये आपको यहां से रीड करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वर्ड टू वर्ड आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक बात के लिए बताता हूं कि ये 3 कौन से केसेस है जहां पे जीएसटी एग्जेम्प्ट होता है। 1 के 3 केसेस, पहले ये देखोगे तो आपको वो रीड करने में मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। सप्लायर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, वो अपने ही रेसिपिएंट्स, अपने ही मेंबर्स को सर्विस देती है, तो क्या एग्जेम्पशन होगा। पहले में जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, जो नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, वो अगर एक ट्रेड यूनियन है, ठीक है, गारमेंट इंडस्ट्री की भी ट्रेड यूनियन होती है, बार्बर शॉप जितने भी होते हैं एक लोकल एरिया में उनका सबका ट्रेड यूनियन होता है, रेस्टोरेंट वाले जितने भी होता है उनका ट्रेड यूनियन होता है। तो वो ट्रेड यूनियन एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, और उसके अंदर जो भी मेंबर्स है, जो भी गारमेंट शॉप्स है, जो भी बार्बर शॉप्स है, जो भी रेस्टोरेंट्स है, वो उनके मेंबर्स को सर्विस देते हैं, तो उसपे कोई भी जीएसटी नहीं लगता। यहाँ पे कोई भी मॉनेटरी लिमिट नहीं है। ट्रेड यूनियन जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है वो अपने मेंबर्स को कोई भी सर्विस दे, बदले में कोई भी कंसिडरेशन ले, शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन कुछ भी ले, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, कोई मॉनेटरी लिमिट की बात नहीं है। दूसरा वाला, अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी अदर देन, मतलब ट्रेड यूनियन को छोड़ दो, कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या फिर नॉन प्रॉफिट एंटिटी है और वो अपने मेंबर्स को कोई एग्जेम सर्विस देती है, कोई एग्जेम सर्विस देती है, बदले में कोई भी कंट्रीब्यूशन ले, उससे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल कोई हाउसिंग सोसाइटी है, वो सारे अपने मेंबर्स को रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए लेके गए, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लेके गए, तो रिलीजियस पिलग्रिमेज के रिस्पेक्ट में अगर हज यात्रा, हज कमेटी हज के लिए सर्विस दे दी, या फिर कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड ये जब सर्विस देती है तो एग्जेम्प्ट होता है। तो ऐसी सारी सर्विस, या हेल्थ कैंप लगाया तो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना तो एग्जेम्प्ट है। तो वो जो भी डॉक्टर या क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की सर्विस ले रही है सोसाइटी, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वही आगे अपने मेंबर्स को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिलीजियस पिलग्रिमेज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। वो स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड वो बिल रेज करेगी सोसाइटी पे, वो एग्जेम्प्ट है। हेल्थ केयर सर्विस वाले बिल रेज करेंगे सोसाइटी पे, सोसाइटी वाले आगे मेंबर्स को जो भी सर्विस देंगे, अगर वो एग्जेम्प्ट सर्विस है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बदले में कितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन ले, 1,000, 10,000, 20,000, 2 लाख रुपया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जेम्प्ट सर्विस देगा, कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, एग्जेम्प्ट। तो आपको ये दोनों केसेस समझ में आ गए। अब यहाँ पे बेसिस ऑफ यहाँ पे एग्जाम्पशन देखो। पहले केस में बेसिस ऑफ एग्जाम्पशन ये है कि जो सप्लायर, जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, वो सप्लायर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी एक ट्रेड यूनियन है, कौन सी सर्विस दे रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन रेसिपिएंट है उसके ही रेसिपिएंट से कितना कंट्रीब्यूशन ले रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रेड यूनियन अगर है तो एग्जाम, तो इसलिए मैंने उसको ग्रीन करके रखा। अब केस 2 में इन्होंने बोला अगर एग्जाम सर्विस दे रहे हो तो एग्जाम है, तो बेसिस ऑफ एग्जाम्पशन बिकम्स दी सर्विस। अगर एग्जाम सर्विस दी जा रही है तो एग्जाम रहेगा, ठीक है। थर्ड वाला केस हाउसिंग सोसाइटी का है, इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है।
हाउसिंग सोसाइटी या कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ये भी एक अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी होती है या फिर नॉन प्रॉफिट एंटिटी। ये जब सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनको सर्विस देते हैं और उनसे शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन लेते हैं, जिसको मंथली मेंटेनेंस चार्जेस बोला जाता है, उसके ऊपर जीएसटी एग्जाम कवर कैसे होगा। फॉर एग्जांपल, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा होगा, वहां पे गोकुलधाम सोसाइटी उनके मेंबर्स को, सोडी भिड़े और जो भी मेंबर्स है जेठालाल, उनको सर्विस देते हैं, तो क्या एग्जाम होगा, कैसे होगा। अब जो शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन है ये पर मेंबर से लिया जाता है। भिड़े बार बार जेठालाल को बोलते हैं तुमने सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया, मेंटेनेंस का चेक नहीं दिया, ये है वो शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब आपको इसको दो एंगल से देखना है। अगर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन इज अप टू ₹7,500 पर मेंबर पर मंथ, तो ये एग्जेम्प्ट होगा। अप टू ₹7,500, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली उतना होना चाहिए। पर मेंबर देखना और ये पर मंथ देखना, तो उस पर एग्जेम्प्ट रहेगा, उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। ये आपको अलग अलग मेंबर के हिसाब से देखना है। और अगर सोसाइटी में कोई ऐसा मेंबर है जिससे जो शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन लिया जाता है मंथली मेंटेनेंस, वो अगर 7,500 से ज्यादा का है पर मेंबर पर मंथ का, तो ऐसे केस में टैक्सेबल हो जाता है ये वाला वैल्यू। लेकिन आपको पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाना है। मान लो जेठालाल सोसाइटी को जो कंट्रीब्यूशन देता है, मेंटेनेंस चार्जेस देता है, वो 9,000 रुपए देता है, तो पूरे 9,000 पे जीएसटी लगेगा। ऐसे नहीं कि आप 7,500 का तो मॉनिटरी बेनिफिट है वो हटा के सिर्फ 1,500 रुपए पे टैक्स लगाओ, ये गलत है। आपको पूरे 9,000 पे टैक्स लगाना होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि टैक्सेबिलिटी कब आएगी, जब 7,500 से ऊपर चला जाएगा तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। दूसरी बात, अगर टैक्सेबिलिटी आ गई तो कितनी वैल्यू पे टैक्स लगेगा, जो पूरी वैल्यू है, जो 9,000 रुपए अगर पड़ रहा है तो 9,000 पे लगेगा, 10,000 भर रहा है तो 10,000 पे लगेगा। तीसरी बात, ये आपको मेंबर वाइज देखना है। सोसाइटी में अगर 10 फ्लैट्स हैं और जो 9 मेंबर्स हैं वो मंथली मेंटेनेंस 6,000 रुपए देते हैं, तो उनके उसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। सिर्फ एक मेंबर ऐसा है जो मंथली मेंटेनेंस 9,000 देता है, तो फिर वो 9,000 वाले के लिए सोसाइटी वाले जब भी इनवॉइस इशू करेंगे, वो 9,000 प्लस जीएसटी का इनवॉइस इशू करेंगे, और जो रेसिपिएंट है वो अपना मंथली मेंटेनेंस भरेगा 9,000 प्लस जीएसटी का। बाकी लोगों में टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। तो आपको देखना है ये अलग अलग, 7,500 से कम होगा तो टैक्स नहीं लगेगा, पर मेंबर के हिसाब से देखना। और अगर कोई मेंबर के केस में टैक्सेबिलिटी आती है तो पूरी वैल्यू पे आपको टैक्स लगानी होगी। ये 3 बातें मैंने आपको बोली, इसको ध्यान रखना। अब आ जाओ डिस्कस करते हैं। एक सर्कुलर आया था, ये पॉइंट नंबर 1 वाला है। ये पॉइंट नंबर 1 जो ग्रीन वाला देखा ना, इसका ही सर्कुलर नीचे कंटिन्यू है, आप एरो मार्क करके देख लेना। ये सर्कुलर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन RWA, उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने एक सर्कुलर लाया जो 7,500 वाला गड़बड़ होती है। पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने वही बोला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 से कम है किसी भी मेंबर का, तो उस मेंबर्स के इनवॉइस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी मेंबर का मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 से ज्यादा है, मान लो 9,000 है, तो पूरे 9,000 पे टैक्स लगेगा। सिर्फ उस मेंबर की इनवॉइस पे टैक्स लगेगा, बाकी मेंबर पे टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम्पल है वो आप एग्जाम्पल रीड कर लेना। पॉइंट नंबर 2 बोला आईटीसी मिलेगा कि नहीं। देखो आईटीसी मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन अगर सोसाइटी आउटवर्ड पे टैक्स पे कर रही है तो इनवर्ड पे आईटीसी मिल जाएगा। जो भी आउटवर्ड सप्लाई करने के लिए आप टैक्स पे कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए अगर इनवर्ड सप्लाई ले रहे हो तो उस इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे इनको बोला कि इनके पास बेनिफिट है वो थ्रेशोल्ड लिमिट का 20 लाख का। जब तक सोसाइटी की थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख क्रॉस नहीं हो जाती तब तक उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। 20 लाख को क्रॉस हो जाएगा तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। पॉइंट नंबर 3 के बाद आपको एक बार 4 वाला देखना होगा। आप अपनी कॉपी में उसको एरो मार्क कर लेना, मैं भूल गया यहाँ पे एरो मार्क करने के लिए। 5th वाले पॉइंट में आपको ये मैंने केस वाइज बताया कि अगर सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है, लेकिन पर पर्सन का जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस है वो भी 7,500 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। और अगर किसी पर्सन का मंथली मेंटेनेंस 7,500 से कम है तो एग्जेम्प्ट होगा। और दूसरा वाला ऑल्टरनेटिव जहां पे सोसाइटी का टर्नओवर 20 लाख से कम है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई नहीं, वो लायबल टू रजिस्टर हुए ही नहीं, ऐसे केस में वो हर केस में एग्जेम्प्ट होता है। भले ही किसी का 7,500 से कम भी हो, ज्यादा भी हो, तो भी एग्जेम्प्ट होगा। ये आपको 3 के बाद 5 वाला रीड कर लेना। 4th वाला में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 और मोर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। अगर कोई पर्सन का एक या एक से ज्यादा का घर उसने सोसाइटी में लिया हुआ है, मान लो कोई पर्सन है सोसाइटी में 10 फ्लैट्स है और 4 फ्लैट उसी के, 6 फ्लैट्स कोई अलग अलग लोगों के, लेकिन उसने 4 फ्लैट्स लेके बड़ा सा अपना घर बनाया हुआ। ऐसे केस में ये हर एक फ्लैट के लिए आपको उसको अलग मेंबर अज्यूम करना पड़ेगा। मान लो मिस्टर कपूर है, उन्होंने 4 फ्लैट लिए, तो मिस्टर कपूर का फ्लैट 1 का अगर वो 7,500 का देखना पड़ेगा, फ्लैट 2 का 7,500 देखना पड़ेगा, फ्लैट 3 का आपको 7,500 देखना पड़ेगा, फ्लैट 4 का। तो ये फ्लैट वाइज देखना है, फ्लैट वाइज। अगर उसके 4 फ्लैट्स है तो अलग अलग फ्लैट्स के लिए 7,500 की यहाँ पे मॉनिटरी लिमिट की बेनिफिट मिलेगी। ये आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा।
ये मेरा पहला वाला पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2 अगर आप समझोगे तो ये बड़ा इजी सा है। अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या फिर नॉन प्रॉफिट एंटिटी अपने मेंबर्स को सर्विस देती है तो उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे 2 बातें हैं। इन्होंने बोला नॉन प्रॉफिट एंटिटी या अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी ये चीजों में इन्वॉल्व है और अपने मेंबर से जो कंसिडरेशन ले रही है मंथली कंसिडरेशन, वो अगर 1000 तक है पर ईयर, 1000 अप टू ₹1000 पर मेंबर पर ईयर, तो वो एग्जेम्प्ट होगा। और अगर 1000 से ज्यादा हो गया तो टैक्स लग जाएगा। डिफरेंस क्या है, ऊपर 7,500 है, यहाँ पे 1000 है, लेकिन ऊपर का जो है पर मेंबर पर मंथ है, यहाँ पे पर मेंबर पर ईयर है। मैंने उसको सर्कल करके रखा है, ये ध्यान देना। और ये चीजों में अगर वो जो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी इसमें एंगेज है तो उसके लिए मॉनिटरी लिमिट 1000 रुपए की है पर ईयर की, पर मेंबर पर ईयर की। ये डिस्कशन पूरी हो गई। आप टूर ऑपरेटर वाली सर्विस एक बार डिस्कस करेंगे और फिर अपन पार्ट 3 में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना है टूर ऑपरेटर की सर्विस है। टूर ऑपरेटर की 2 सर्विस है, एक तो पहले से ही थी, बहुत छोटी सी थी, पॉइंट नंबर 6 में तुमको दिख रहा है। पॉइंट नंबर 7 में टूर ऑपरेटर की और एक सर्विस है जिसके लिए इन्होंने इंसर्ट किया। ये इस बार की अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। ये आपको मेरे नोट्स में कौन से पेज पे मिलेगा, 129 है, पेज नंबर 130 पे आपको ये मिल जाएगा, ढूंढ लो। और इसको अभी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग पॉइंट 6 की और पॉइंट 7 की। पॉइंट 7 जो नई इंसर्ट हुई है इसके अंदर येलो मार्क किया है क्योंकि ये पूरा बॉक्स ही नया है, ठीक है, ये पूरी सर्विस ये नई ऐड हुई है। अब मेरी बात सुनो, आपको ऑरेंज कलर की नंबरिंग दिख रही है पूरे स्क्रीन पे, 1 2 3 4 5 6 और ऐसी सब चीजें। ये मैंने आपको एक एक करके शानदार तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट डिस्कस कराऊंगा। एक एक जो मैंने ये नंबर करी है वो नंबर वहां पे मैं कनेक्ट करूंगा और एक एक वर्ड आपको बताऊंगा और उसके बाद में आपको ये रीड करना है। पहले मैं 6th वाली जो है छोटी सी है 2 लाइन की वो एक्सप्लेन करूंगा, फिर 7th वाली जो येलो कलर की है टूर ऑपरेटर की सर्विस जो नई ऐड हुई है वो डिस्कस करूंगा और इसको मैं पॉइंट वाइज करूंगा, एक एक चीज खोल के पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड तुमको एग्जाम में बैठोगे ना तुमको याद आ जाएगा कि ये क्या है और आप एग्जाम में 100% पक्का मैं बोलता हूं तुम आराम से पूरा नंबर लेके आओगे अगर टूर ऑपरेटर का क्वेश्चन है। आज जो डिस्कस करते हैं पहला वाला पॉइंट जो मैं बात कर रहा हूं केस 1 की, पॉइंट नंबर 6 में जो पुरानी वाली केस थी, यहां पे बोला जाता है कि जो टूर ऑपरेटर है वो टूर ऑपरेटर ने फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दी तो वो सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन ध्यान देना, टूर ऑपरेटर ने फॉरेन टूरिस्ट को जो टूर ऑपरेटर की सर्विस दी है वो कौन सी है, वो केस देख लो। इन रिलेशन टू अ टूर विच इज कंडक्टेड होनली आउटसाइड इंडिया, होनली आउटसाइड इंडिया, ये बड़ा वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। टूर ऑपरेटर ने फॉरेन टूरिस्ट को सर्विस दी और जो टूर की सर्विस दी दैट टूर वाज कंडक्टेड होनली आउटसाइड इंडिया, तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल, टूर ऑपरेटर को कोई फॉरेन का टूरिस्ट आया और उसने बोला कि मुझे नेपाल घूमना है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, मुझे माउंट एवरेस्ट एक बार चढ़ तो नहीं पाऊंगा, नीचे से खाली दिखा दो मेरे को, तो ये टूर ऑपरेटर उसको फिर सिर्फ नेपाल घुमा के लेके आता, तो टूर होनली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया। ऐसे केस में ये टूर ऑपरेटर की सर्विस की जो भी वैल्यू होगी, इंटायर वैल्यू, मान लो इसने 1 लाख रुपए चार्ज किए थे उस फॉरेनर से नेपाल घुमाने के लिए, तो उसका वो 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट होगा, वो पूरी सर्विस की वैल्यू पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा अगर टूर इज कंडक्टेड फुल्ली आउटसाइड इंडिया। अब आ जाओ एकदम तबाही वाली जो अमेंडमेंट आई है, इसको इतना हल्के में मत लेना, ये बहुत सही चीज है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा तो तुमको मजा आ जाएगा। केस 2 अब मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं, टूर ऑपरेटर ने जो सर्विस दी है फॉरेन टूरिस्ट को, ये टूर ऑपरेटर ने वापस यहाँ पे सर्विस तो दी है, टूर ऑपरेटर सर्विस, लेकिन कौन सी सर्विस, इन रिस्पेक्ट ऑफ टूर विच इज कंडक्टेड पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया। इसके केस में भाई यहाँ पे बाइफरकेशन हो जाएगा एंड जो भी उसकी टूर ऑपरेटर की सर्विस है उसका उतना वैल्यू, एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ टूर ऑपरेटर सर्विस विच इज परफॉर्म्ड इन इंडिया वो टैक्सेबल होगी, और जो आउटसाइड इंडिया परफॉर्म की है वो टूर का जितना भी प्रोपोर्शनेट वैल्यू आएगा वो एग्जेम्प्ट होगा। अब आपको 3 चीजों पे अपना फोकस रखना है। टूर ऑपरेटर ने जिस व्यक्ति को सर्विस दी वो व्यक्ति एक फॉरेन टूरिस्ट था। फॉरेन टूरिस्ट कौन था, इसकी भी मीनिंग मैं तुमको बताऊंगा और एकदम बारीकी से बताऊंगा। दूसरा, जो सर्विस दी वो कौन सी सर्विस थी, वो टूर ऑपरेटर की सर्विस थी, लेकिन ऐसा टूर था विच वाज कंडक्टेड पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया। और तीसरी बात, ऐसे केस में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, पहले तो मैंने बोला था उसने 1 लाख रुपए चार्ज किया था उस फॉरेन टूरिस्ट से पूरे नेपाल घुमाने के लिए, तो पूरा 1 लाख एग्जेम्प्ट है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो और एक फॉरेन टूरिस्ट से उसने 1 लाख रुपए चार्ज किया लेकिन टूर पार्टली इंडिया में हो रहा है, पार्टली आउटसाइड इंडिया हो रहा है, ऐसे केस में वो 1 लाख रुपए का प्रोपोर्शनेट वैल्यू जो इंडिया में परफॉर्म किया वो टैक्सेबल होगा, और जो आउटसाइड इंडिया परफॉर्म किया, जो नेपाल घुमाने लेके गया था, उस वैल्यू पे एग्जेम्पशन रहेगा। तो 1 2 3 ये तीनों बातें आपको ध्यान देनी है। फॉरेन टूरिस्ट कौन होता है, पार्टली इंडिया, पार्टली आउटसाइड इंडिया, और कितना एग्जेम्प्ट होगा। अब आगे बात कर रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं फॉरेन टूरिस्ट कौन होता है। वो जो नया अमेंडमेंट आया उसमें आप ढूंढ लेना, पॉइंट नंबर के हिसाब से आपको दिखेगा। फॉरेन टूरिस्ट की इन्होंने एक्सप्लेनेशन डाल के मीनिंग बताई है। अगर आपको क्वेश्चन में दिखता है तो ये तीनों चीजों का आप ध्यान देना।
पहला, वो ऐसा पर्सन होना चाहिए विच इज नॉट हु इज नॉट नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया। यहाँ पे सिटीजनशिप का वर्ड यूज नहीं किया, वो बोलेंगे ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्वेश्चन में ढूंढना ये वर्ड लिखा हुआ है क्या, पर्सन इज नॉट नॉर्मली रेसिडेंट इन इंडिया। दूसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो जो भी पर्सन इंडिया में एंटर करता है, ही एंटर्स इनटू इंडिया फॉर अ स्टे ऑफ नॉट मोर देन 6 मंथ्स, मतलब वो मैक्सिमम 6 महीने तक रहने का उसके इरादे से यहाँ पे आया है। तीसरी बात, व्हाट इज द पर्पस, किस पर्पस के लिए वो इंडिया में आया है, फॉर लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस, मतलब वो नॉन इमिग्रेंट यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए, परमानेंटली इंडिया में अपना सेटअप करने के लिए नहीं आया है, वो यहाँ पे माइग्रेट करने के लिए नहीं आया है, यहाँ से वो चला जाएगा, नॉन इमिग्रेंट पर्पस के लिए आया है, घूमने के लिए आया है। तो वो पर्सन नॉर्मली रेसिडेंट इंडिया में नहीं है, बाहर रहता है। दूसरा, यहाँ पे आया है मैक्सिमम 6 महीने रहेगा, नॉट मोर देन 6 मंथ्स। और तीसरी बात, जिस पर्पस के लिए आया वो लेजिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पस है। रटना नहीं है, तुमको ये अब समझ में आ जाएगा उस पॉइंट से जो मैं समझा रहा हूँ, ऐसे ही तुमको एग्जाम में याद रखेगा। ये फॉरेन टूरिस्ट कौन होता है, अब वो क्लिक हो गया। दूसरी बात, जो आपको एक्सटेंट ऑफ वैल्यू निकालनी है ना, टूर ऑपरेटर की सर्विस विच वाज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, इसके लिए इन्होंने 2 प्रोवाइजो बताए हैं। वो प्रोवाइजो कोई सेक्शन नहीं है एक्चुअली, जो भी नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में 2 प्रोवाइडेड करके बोले थे, तो फर्स्ट प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो हो गया। फर्स्ट प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो आपको समझना होगा, ये अगर आपको एग्जाम वैल्यू निकालनी है तो फर्स्ट प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो समझना होगा। या आ जाओ मैं तुमको बताता हूँ फर्स्ट प्रोवाइजो क्या होता है। फर्स्ट प्रोवाइजो ने बोला कि अगर आपको कंप्यूट करनी है वैल्यू ऑफ एग्जेम्पशन, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उस क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ एग्जेम्पशन कंप्यूट करनी है, तो ये फॉर्मूला यूज करना, प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालना है ए, या फिर दूसरा 50% ऑफ द टोटल कंसिडरेशन। 1 लाख रुपया चार्ज किया था, 1 लाख रुपए का 50% ले लेना, वही आपका पार्ट बी वाला आंसर हो जाएगा। और पार्ट ए में आपको प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालनी है। जो भी कंसिडरेशन था, टोटल कंसिडरेशन 1 लाख रुपया चार्ज किया था, दूसरे वाले केस में भी उसमें मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ डेज द टूर वाज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टूर। इंडिया में कितना परफॉर्म किया वो नहीं बोला है यहाँ पे फॉर्मूला में, टूर वॉज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया, कितने दिन आउटसाइड इंडिया परफॉर्म किया था और टोटल नंबर ऑफ टूर डेज कितने थे, ये आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा, जो भी आपकी टोटल कंसिडरेशन थी 1 लाख की, उसका 50% ले लेना। पहले में 1 लाख को ये रेशियो लगाना है, दूसरे में 1 लाख को 50% लगाना है। इन दोनों में से जो भी लेसर होगा, जो भी लेस वाला वैल्यू होगा, वो हो जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ एग्जेम्पशन। वैल्यू ऑफ एग्जेम्पशन तो 1 लाख में से इतनी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और जो बाकी बचेगी वो टैक्सेबल होगी। हम लोग एग्जेम्पशन वैल्यू ढूंढ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल भी तो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एग्जाम्पल देख लो, मैंने जो आपको बोला था वो 1 लाख के हिसाब से ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू 1 लाख में से अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि 4 डेज द टूर वाज परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया और टोटल से 10 नंबर ऑफ डेज, तो 4 आउटसाइड इंडिया डिवाइड बाय टोटल, ये हो जाता है आंसर। 1 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 40,000 आएगा। दूसरा, 1 लाख को 50% लगाना है, ये फ्लैट 50% है, ये फॉर्मूला में ऐसा दिया हुआ है। ये हो जाएगा आपका दोनों में से whichever is less 40,000 विल बी योर वैल्यू ऑफ एग्जेम्पशन। मैं यहाँ पे नीचे लिखना रह गया मेरे से, आप लिख देना यहाँ पे अगर नोट कर रहे हो तो। वैल्यू ऑफ एग्जेम्पशन 40,000 है, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी 60,000, 60,000। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल समझ लिया। ये फर्स्ट प्रोवाइजो था। अब ये तबाही है, ये आपको कंफ्यूज करेंगे, आप इस पे ध्यान देना। सेकंड प्रोवाइजो इश्यूड अगर कुछ आपको उल्टा सीधा ड्राफ्ट करेगा, ये आप अपने दिमाग में फिट रखो। राउंडिंग ऑफ आवर्स इनटू डेज। आपको अगर क्वेश्चन में जो 4 डेज डिवाइड बाय 10 डेज होता है ना, वो अगर आपको आवर्स में डिटेल्स देंगे, 4 डेज से 3 आवर्स ऐसा रहेगा, तो राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। इन्होंने सेकंड प्रोवाइजो में डाल के बोला कि अगर मोर देन 12 आवर्स है या फिर इक्वल टू 12 आवर्स है, तो आपको 1 फुल डे ले लेना है, मतलब अपर राउंड ऑफ कर देना, अपर राउंड ऑफ 4 डेज और 4 डेज 12 आवर्स था या फिर ऐसा कुछ था, तो मैं नीचे एग्जाम्पल है वो बता दूंगा। और दूसरा है, तीसरा वाला, अगर लेस देन 12 आवर्स है तो आपको हाफ डे लेना है। इग्नोर नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। ये ऐसा नहीं कि 25 पैसा इग्नोर कर देंगे, इसको आपको मिड राउंड ऑफ करना है, मिड राउंड ऑफ करना है। मैं नीचे एग्जाम्पल आपको डिस्कस करा रहा हूं, इस पे ध्यान दो। एग्जाम्पल में मैंने लिया कि अगर 4 डेज 20 आवर्स थे, 12 से ज्यादा है, या फिर 4 डेज 12 आवर्स है, इन दोनों केसेस में आपका आंसर हो जाएगा 5 डेज। आपको अपर राउंड ऑफ ले लेना है, अपर राउंड ऑफ। लेकिन अगर 4 डेज 11 आवर्स है, 12 से कम का है, तो 11 को इग्नोर करके 4 डेज नहीं लेना है, आपको यहाँ पे मिड राउंड ऑफ करना है। आपका आंसर होगा 4.5 डेज। एक में अपर राउंड ऑफ है, दूसरे में मिड राउंड ऑफ है। ये आपको अच्छे से देखना होगा। ये मेरी पूरी डिस्कशन तुम्हारी इस पॉइंट से हो गई। टूर ऑपरेटर सर्विस इतना सा ही था। आ जाओ, ये आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी है, ये वाला भी, उसके बाद में ये वाला भी, ठीक है। फिर ये वाला मैं तुमको डिस्कस कराया था कि फॉरेन टूरिस्ट कौन सा होता है, और ये वाला जो हमारा केस 2 का डिस्कशन था, और केस 1 में आपकी क्या सीन है। केस 1 तो इजी था पूरा, अगर होली आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो। ये पूरा डिस्कशन जो मेरे को तुम्हारे साथ करना था, ये पूरे पेज को अब मेरे नोट्स में से रीड कर लो, पेज नंबर 130 पे मिल जाएगा। 6th वाला इजी है, 7th वाले में मैंने ये नंबर देख रहे हो 1 2 3 4 5 सब कुछ मार्किंग करके रखी है।
एक्सप्लेनेशन भी है, सब कुछ है। ये इलस्ट्रेशन ये आया था नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने पास किया, उसके अंदर ये इलस्ट्रेशन आया, ना सीए इंस्टीट्यूट ने डाला, ना मैंने ड्राफ्ट किया, ना कोई प्रोफेसर ने किया, ये गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन पास किया था, उसमें ये एग्जाम्पल उन्होंने डाला है। मैंने उसको प्रॉपरली टेबल फॉर्म में डाल दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हो गया टूर ऑपरेटर सर्विस। अब मेरे साथ तुम्हारे ये पार्ट 3 वाले रिवीजन में मैं बाकी डिस्कशन तुम्हारे साथ करूंगा। ये तीनों जो सेक्टर थे, गवर्नमेंट वाला और सोसाइटी वाली सर्विस और टूर ऑपरेटर, ये मेरे को तुम्हारे साथ डिस्कस करना था। अब पार्ट 3 थोड़ा सा लूज रखोगे चलेगा, ये इंपॉर्टेंस में था इसलिए मैंने इसको अलग वीडियो बना के तुमको बता दिया, ठीक है।